जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑटो एंड सरकारी नौकरी पर। ठीक है साथियों, आज हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं फिर से एक पॉलिटी की क्लास लेकर। आपको पिछली क्लास कैसी लगी आपने बताया होगा। इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो साथियों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। एक सेकंड, क्या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यह जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, यह 4 क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। विज्ञान, कला, समाज सेवा तथा साहित्य। विज्ञान 4 क्षेत्रों से किए जाते हैं। 4 क्षेत्र जो है हमारे, विज्ञान, कला, समाज सेवा, साहित्य। विज्ञान, कला, समाज सेवा तथा साहित्य। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो इन 4 क्षेत्रों से होते हैं। यह बात कहाँ पे निहित है, तो यह बात आर्टिकल के, संविधान के अनुच्छेद, यह बात जो है मनोनीत किए जाते हैं, यह संविधान के अनुच्छेद 80 के आर्टिकल, संविधान के अनुच्छेद 80 के 2 में कहा गया है। 80 के भाग 2 में यह बात निहित है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं जो 4 क्षेत्रों से होंगे, जो निम्न 4 क्षेत्रों से होंगे। यह बात संविधान के अनुच्छेद 80 के 2 में निहित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, जॉइंट सीटिंग होती है, वह संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। प्रश्न का पूछने का मतलब यही है कि जो संविधान की जॉइंट सीटिंग होती है वह संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। बात करें साथियों जॉइंट सीटिंग की, संयुक्त बैठक की, तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है तथा जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है तथा उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह बात संविधान के अनुच्छेद 108 में निहित है। यह बात संविधान के अनुच्छेद 108 में निहित है। ठीक है साथियों, बात करें अनुच्छेद 110 की, तो अनुच्छेद 110 में एक सेकंड, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। धन विधेयक, धन विधेयक जो होता है वह संविधान का अनुच्छेद 110 में होता है। बात करें अनुच्छेद 112 की, तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में जिक्र किया गया है, जिसे मोटे तौर पर बजट कहा जाता है। तो वार्षिक वित्तीय वितरण, वार्षिक वित्तीय वितरण, दोस्तों यहाँ हमें इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि आर्टिकल 112 में बजट है या फिर वार्षिक वित्तीय वितरण है। बात को क्लियर करते हुए चलते हैं। आर्टिकल 112 में जो संविधान में दिया हुआ है वह वार्षिक वित्तीय वितरण है। यदि आपसे प्रश्न यह करे कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो साथियों हमें आंसर लगाना है किसी भी अनुच्छेद में नहीं। बजट शब्द का जिक्र भारतीय संविधान में नहीं हुआ। बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय वितरण है जो आर्टिकल 112 में निहित है। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 108। जॉइंट सीटिंग जो होती है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत होती है, जिसे बुलाते कौन है, बुलाते राष्ट्रपति हैं तथा उसकी अध्यक्षता लोकसभा के
अध्यक्ष करते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी भंग कर सकता है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। राज्यसभा जो है यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर होगा नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। यदि आपसे प्रश्न करे, एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है या फिर अस्थायी सदन है, तो आपको उत्तर देना है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है तथा लोकसभा जो है यह एक स्थायी, राज्यसभा स्थायी सदन तथा लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? कहने का मतलब है भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसे बनने में संपूर्ण कितना समय लगा था? तो साथियों मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह कौन से ऑप्शन में है? 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। संविधान को बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगता है। अगले प्रश्न पे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों के एक संघ के रूप में, राज्यों के एक संघ के रूप में, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है, संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है भारत जो है राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। यह बात कहाँ पे निहित है? आर्टिकल 1 में निहित है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1 में यह बात निहित है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो साथियों शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के विषय में डाल दिया गया था। बात करें हम समवर्ती सूची की, तो साथियों संविधान की अनुसूची 7 में तीनों सूचियों का जिक्र है, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। राज्य सूची वह होती है जिस पर राज्य सरकार के अधीन होती है, जिस पर नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। संघ सूची वह होती है जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है तथा समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिनका नियंत्रण केंद्र सरकार भी कर सकती है तथा जिनका नियंत्रण राज्य सरकार भी करती है, तो उन विषयों को समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बात करें यहीं पे 44वें संविधान संशोधन की, तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। प्रश्न कभी कभी यह पूछ लेता है 44वां संविधान संशोधन किसके समय पर हुआ था? तो उस समय पर मोरारजी देसाई सरकार थी, मोरारजी देसाई सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, मोरारजी देसाई सरकार थी जो जनता पार्टी के थे, जनता पार्टी। उन्नीस 1978 में। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? इसका कहने का मतलब है कि मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वह कितनी थीं। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया है, मैंने पहली क्लास में भी ये बताया था कि मूल संविधान में अनुसूचियां जो थी वह 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो थी वह 8 थी तथा वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है वह 8 से बढ़कर 12 हो चुकी है, 8 से बढ़कर
12 हो चुकी है। मैंने पीछे क्लास में आपको बताया है कि 9वीं अनुसूची जो थी वह पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई, तथा 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल के बारे में व्यवस्था है, वह 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तथा 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायत की जिम्मेदारियां का वर्णन है, पंचायत की जिम्मेदारियों का वर्णन है, वह 73वें संविधान संशोधन, तथा 12वीं अनुसूची जो है वह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मूल संविधान में जो थी 8 अनुसूचियां थी। थोड़ा प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो साथियों, मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा रिट, समादेश रिट जारी किए जा सकते हैं। यह रिट कौन से होते हैं साथियों? आर्टिकल 32 संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 के तहत, यहां पे लिख देता हूं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, तथा आर्टिकल 1 सेकेंड, तथा आर्टिकल 213 के तहत हाई कोर्ट। ठीक है साथियों, तो आर्टिकल 32 के तहत जो है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं, तथा आर्टिकल 213 के तहत हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई भी एक व्यक्ति है, अधिकतम मैक्सिमम कितने टाइम के लिए कितनी बार राष्ट्रपति इलेक्ट हो सकता है? तो साथियों, बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए, तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार बन सकता है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 57 यह कहता है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर संविधान मौन है। तो यह आर्टिकल हमारा 57 कहता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यह आर्टिकल 57 में निहित है। आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 57 में निहित है यह बात। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो साथियों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? अर्थात प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछना चाहता है? प्रश्न एग्जामिनर यह पूछना चाहता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई थी? तो साथियों, मैंने आपको पीछे क्लासों में बताया है, संविधान सभा की अंतिम जो बैठक थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? अभी पीछे इस प्रश्न का जिक्र किया था, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? निम्न में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है? तो साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? क्या वह जीवी मावलंकर हैं, एम ए आयंगर हैं, हुकम सिंह हैं या फिर नीलम संजीवा रेड्डी हैं? तो लोकसभा के पिता के रूप में जो जाने जाते हैं यह जीवी मावलंकर हैं, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। जीवी मावलंकर जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? क्या वह राष्ट्रपति घटा बढ़ा सकता है, संसद बढ़ा सकती है, राज्य व्यवस्था या फिर क्षेत्रीय परिषद? तो बात करें हम साथियों, किसी राज्य का क्षेत्र घटाना या बढ़ाने का कार्य जो होता है भारत में, यह संसद का काम होता है। यह काम संसद का होता है। संसद जो है संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत विधि द्वारा किसी भी क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। मतलब जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जिन्हें कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है, CAG कहा जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उन्हें हटा कौन सकता है? प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उन्हें हटाया किसके द्वारा जाता है? तो साथियों उन्हें हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। CAG को हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। बात करें CAG की, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होते हैं, यह संविधान के अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 में निहित है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? बात करें संविधानेतर संस्था का मतलब है, यहाँ पे संविधानेतर संस्था का मतलब है ऐसी निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो संविधान में निहित नहीं है, जो संविधान के किसी आर्टिकल में निहित नहीं है? क्या वह लोक सेवा आयोग है, क्या वह वित्त आयोग है, क्या वह योजना आयोग है, क्या वह चुनाव आयोग है? तो साथियों हम कह सकते हैं कि वह योजना आयोग है। योजना आयोग जो है संविधान के किसी अनुच्छेद में निहित नहीं है। योजना आयोग का गठन जो हुआ था 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ तथा बाद में इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग कर दिया गया। तो यह योजना आयोग जो है एक संविधानेतर संस्था है। यह संविधान के किसी आर्टिकल में निहित नहीं है। हम बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में निहित है। संघ लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 312 में निहित है। बात करें चुनाव आयोग की, तो संविधान के अनुच्छेद 324 में निहित है। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? क्या वह तमिलनाडु था, क्या वह आंध्र प्रदेश था, या अरुणाचल प्रदेश, या फिर उड़ीसा था? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसे 1953 में
1953 में गठित किया गया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, जिसे 1953 में जो 1953 में गठित हुआ है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग रिपोर्ट जो है साथियों, यह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है? क्या वह भारत में है, क्या वह कनाडा में है, या ऑस्ट्रेलिया, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो दोहरी नागरिकता की बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। भारत में एकल नागरिकता है, जो कहां से ली गई है? यूके से। यूके से, याद करो पिछली वीडियो में बताया था, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो यूके से ली गई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण, आंतरिक अशांति के कारण, युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण। तो बात करें साथियों राष्ट्रीय आपातकाल की, जो संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, यह युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है। साथियों पहले बात करें, पहले इसका नाम सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले आंतरिक शांति हुआ करता था। आंतरिक शांति हुआ करता था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बदल दिया गया था। आंतरिक अशांति का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। आप याद करो 1975 में जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, वह आंतरिक अशांति के कारण ही लगाई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के परिस्थिति में भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। किसको भेज सकता है? उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या संसदीय कार्य मंत्री को? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा साथियों लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? क्या पंचायत सेवक करता है, क्या ग्राम मुखिया करता है, क्या सरपंच करता है, या फिर पंचायत समिति करती है? तो बात करें पंचायत स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जो होती है वह ग्राम मुखिया की होती है साथियों, ग्राम मुखिया की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? क्या वह प्रधानमंत्री नहीं है, क्या वह राष्ट्रपति नहीं है, क्या राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं है, क्या योजना आयोग के सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य राष्ट्रपति नहीं होता, उसके अलावा प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य योजना आयोग के सदस्य तथा संघ शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं वह भी राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य होते हैं। NDCB से बोला जाता है NDCC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है साथियों, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल लिख देता हूं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं साथियों? अगर बात करें जो सदस्य होते हैं इसमें जो सदस्य होते हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री, PM, सभी राज्यों के CM, सभी CM और UT के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य, योजना आयोग के
के मेंबर सदस्य एनडीसी के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति एनडीसी के सदस्य नहीं होते। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।